हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। इसके अलावा सोशल इश्यूज की मैगजीन आ चुकी है, तो वो भी हम साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको, क्योंकि वो छोटी मैगजीन है, तो साइमल्टेनियसली हम उसको कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूज, दैट इज द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया का जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है 2016 की, उस पर बात हो रही है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता क्या है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी होती है, सो दैट हम दोनों कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। फाइन, मतलब एक इंडिया है, एक यूएस है, इन दोनों कंट्री ने, अगर इंडिया ने यूएसए में इन्वेस्ट कर रखे और यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे किसी इन्वेस्टर ने, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये जो ट्रीटी है वो होस्ट स्टेट, मतलब कि अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट आई है तो इंडिया जो उसको रेगुलेट करेगा, उसके रेगुलेटरी बिहेवियर पे कुछ कंडीशंस है वो इम्पोज करता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर के राइट्स हैं उनके साथ ही वो कंट्री इंटरफेयर ना करे, उनको लिमिट करता है। फाइन, ये नहीं कि अगर इंडिया में यूएसए ने, अगर यूएसए किसी इन्वेस्टर ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं तो उसमें जो इंडिया क्या करे, उसमें दखल अंदाजी दे या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट करे, ऐसा नहीं है। तो इसका एम यही है कि स्टेट ट्रीटीज इम्पोज कंडीशंस ऑन द रेगुलेटरी बिहेवियर ऑफ द होस्ट स्टेट एंड लिमिट इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। अब क्या क्या कंडीशंस इसमें इंक्लूड है, देखो सबसे पहले क्या, होस्ट स्टेट मतलब क्या है, जहां पे जिस कंट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट आई है। फाइन, मतलब कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट यूएसए के किसी ने बंदे ने किया तो होस्ट स्टेट क्या होगी, इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उस होस्ट स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है आप उसकी प्रॉपर्टी उससे नहीं छीन सकते। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी प्रॉपर्टी से छीन रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो आपको उसको एक एडुकेट कंपनसेशन देना पड़ेगा। राइट, अगर आप उससे अगर आपने उसकी, मतलब कि उसने ऑफिस खोला हुआ है वहां पे, अगर आप उसको ऑफिस ले रहे हो तो आप, अगर वो उस ऑफिस की कीमत वहां पे 10 लाख रुपए, देन यू हैव टू पे दैट कंपनसेशन। फाइन, तो ये है, वी हैव टू रिस्ट्रिक्टिंग होस्ट स्टेट फ्रॉम द एक्सप्रोप्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट बेरिंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट विद एडुकेट कंपनसेशन। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो होस्ट स्टेट्स है, मतलब कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसे क्या करना होगा, जो इंडिया का बंदा एक इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और अगर कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उन दोनों की इन्वेस्टमेंट को क्या करने का, उसको फेयर और इक्वली ट्रीट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है, अगर ट्रीटी के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस है तो उसको फंड भी ट्रांसफर करना होगा। अगर ये ट्रीटी बोलते कि नहीं इंडिया, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट आई थी लेकिन अब आपको फंड ट्रांसफर करना होगा, तो इंडिया को वो फंड ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अलाउ कि वो कुछ केसेस को अगेंस्ट होस्ट स्टेट ला सकता है, मतलब कि अगर उनको लगता है कि कुछ उनके साथ डिस्प्यूट हुआ है, अगर उनके साथ कुछ सही नहीं हुआ, तो वो उसको एज अ केस लेके आ सकते हैं। मतलब, और वो किस पे लेके आएंगे, ऑफकोर्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट्स है, इसके आगे केस लेके आ सकते हैं। ठीक है, अलोइंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू ब्रिंग केसेस अगेंस्ट होस्ट स्टेट इफ द लेटेस्ट सोवरेनिटी रेगुलेटरी मेजर्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द बीआईटी। मतलब कि अगर जो इंडिया को जिस हिसाब से चलना चाहिए था, अगर वो उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं चला जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंडर है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है वो केस दर्ज कर सकता है विद दिस डिस्प्यूट। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके अलावा एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, जिसके अंदर क्या है, कोई भी अगर इन्वेस्टर और किसी कंट्री का डिस्प्यूट आता है तो वो अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इसके पास लेके आ सकता है, जो क्या करता है, डिस्प्यूट को क्या करता है, रिजोल्व करता है बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर। फाइन, अब आपको पता होना कि इंडिया का जो मॉडल आया था बीआईटी का 2016 में, इसमें क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। मतलब कि जो मॉडल बीआईटी है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड मीनिंग रखा हुआ है। मतलब कि इसमें एक एसेट बेस्ड डेफिनेशन है, मतलब जो सिंपल इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करो, और इवन कि अगर आप एक एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करो, तो इन दोनों को क्या किया है, मतलब कि कवर किया है। ठीक है, जहां पे जो एंटरप्राइज है इज टेकन टुगेदर विद इट अटैच। तो सिंपल मीनिंग है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड है, फ्रॉम द स्मॉलर टू द हायर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो प्रोविजन है उसको क्या किया, बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया। फाइन, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, यस, देखो आप ये पढ़ सकते हो, इंडिया का जो मॉडल बीआईटी है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लोज को एक्सक्लूड करता है। बिकॉज देखो आपको पता है मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है, हम जो पर्टिकुलर नेशंस हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उनको हम ज्यादा फेवर देंगे, तो वहां के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एडवांटेज गेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर नेशन। ठीक है, तो इसलिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है प्रोविजन बीआईटी इन पे, तो उसको हमने एक्सक्लूड किया गया, सो दैट हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके हर एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, सो दैट जो होस्ट स्टेट है, जो इंडिया है, अगर इंडिया में पैसा है, वो किसी और इन्वेस्टर को किसी डिफरेंट कंट्री के उसको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। ठीक है, मतलब अगर पाकिस्तान का इन्वेस्ट करे या यूएसए का इन्वेस्ट करे तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें। ठीक है, तो सिंपल बात ये, तो इंडिया का जो मॉडल बीआईटी है वो कंप्लीटली मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लोज को एक्सक्लूड करता है, सो दैट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर किसी एक प्रोविजन को एडवांटेज ना ले जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसके प्रोविजन को क्या किया, एक्सक्लूड किया। फाइन, नेक्स्ट है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। अभी बताया, इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट अनएक्सेप्टेबल मेजर्स ऑफ द होस्ट स्टेट
बाय द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडिया में क्या कर रहा है, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी जो भी उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है बाय द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ द होस्ट, मतलब कि देखो एक तो इंटरनेशनल होता है एक नेशनल होता है, तो वहां पे जो इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल लॉ से, ना कि आपके डोमेस्टिक लॉ से, ठीक है। जो 2016 का मॉडल बीआईटी है इसमें एफईटी प्रोविजन नहीं था, मतलब जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का प्रोविजन नहीं था, बिकॉज जो ये जो ट्रिब्यूनल था वो क्या करता था, इस प्रोविजन को बहुत ज्यादा ब्रॉडली इंटरप्रेट करता था। इंस्टेड इट कंटेन, इसके अलावा इसमें एक और प्रोविजन था जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या करता था वो कंट्रीज को प्रोहिबिट करता था कि वो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब कि किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम सब्जेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू मेजर दैट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल। मतलब सिंपल बात ये कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है तो इसके थ्रू इसको डील किया जाता था। मतलब कि जो 2016 का बीआईटी मॉडल था उसमें फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट वाला प्रोविजन नहीं था, लेकिन उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या था प्रोविजन है, ठीक है। जो आईएसडीएस मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें इंडिया ने क्या किया, अपना कॉन्सेंट आईएसडीएस के साथ क्वालिफाई कर रहा है कि ये है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है तो वो क्या कर सकता है, मतलब कि अगर उसको डिस्प्यूट लगता है तो वो लोकल रेमेडी ले सकता है 5 साल के लिए बिफोर कमेंसिंग द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको पता चल रहा है आईसीएसआईडी क्या है, मुक्तिवान में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ए वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका एम ही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उनको सेटल डाउन करना। इसको एस्टेब्लिश किया था 1966 में बाय कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, सो दैट हम क्या कर सके, मतलब कि एक आर्बिट्ररी मैनर में कॉन्सुलेशन के थ्रू हम क्या कर सके, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसका जो कन्वेंशन है वो 155 कंट्री के द्वारा रेटिफाई कर चुका है और इंडिया इसका पार्टी नहीं है। तो यू शुड नो दैट इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कन्वेंशन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट्स और कुछ एंटिटीज जो न्यूज में थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी यू नो वेरी वेल, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी किस पे, चाइना की एंटी बैक्टीरियल ड्रग सिप्रोफ्लेक्सिन पे क्या किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पता है हम क्यों लगाते हैं, जब किसी भी कंट्री की जो फर्म है वो क्या करती है, उस आइटम को उस इतने प्राइस कम पे बेचती है, मतलब कि उस जैसे सपोज करो चाइना में भी उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर 10 रुपए है और वो इंडिया में बेच रही है 5 रुपए में, मतलब कि अपने जो एक्चुअल में जो उसका प्रोडक्ट का प्राइस है उससे भी अगर वो कम में क्या कर रही है, एक्सपोर्ट करे, तो उसका मतलब वो क्या कर रही है, अपने माल को डंप कर रही है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन अ कंट्री और अ फर्म एक्सपोर्ट्स इन एन आइटम इनटू द कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स डोमेस्टिक, मतलब खुद ही डोमेस्टिक मार्केट में भी उसका प्राइस इतना कम है और वो उससे भी कम से क्या कर रही है, हमें भेज रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इंपोर्टिंग कंट्री में जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो इम्पैक्ट होगा और वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के मार्जिन और प्रॉफिट पे हिट करता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड किया है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वेयर एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लेवल, मतलब कि जहां पे उसको लगता है, मतलब कि जहां पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को लगता है कि ड्यूटी लगानी चाहिए तो वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेंस ग्रुप। देखो ये कैरेंस ग्रुप है क्या, ये देखो गाइस इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा काफी बार न्यूज में रहता है। कैरेंस ग्रुप 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस का एक कोलिशन है, ठीक है, जो मेनली एग्रीकल्चर ट्रेड को लिबरलाइज करने की बात करता है, ठीक है। ये जो कैरेंस ग्रुप में जो 19 एक्सपोर्टिंग नेशंस है वो नियर अबाउट वर्ल्ड के 25% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को अकाउंट करता है। ये जो ग्रुप था 1986 में बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के कैरेंस में और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फाइन, नेक्स्ट है डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का एम यही था कि हम क्या कर सके, जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनको हम क्या कर सके, डेब्ट सर्विस ग्रांट प्रोवाइड कर सकें। फाइन, इससे क्या होगा, जो पुअर कंट्री क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज अपने पास रख सकते हैं सो दैट वो पेंडेमिक को फाइट कर सके। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और G20 फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंडोर्स किया गया था इन अप्रैल 2020, फाइन, मतलब जब पेंडेमिक आई थी। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है कि किस तरह से जो उसके मेंबर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, इनके जो भी इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके रिलेटेड टू वेपन्स ऑफ मास एक्शन। सिंपल बात ये कि मनी लॉन्ड्रिंग या जो आपको काले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट, टेररिस्ट में जो फाइनेंसिंग होती है या फिर जो वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के अगर उनकी जमाखोरी होती है, इन सब के अगेंस्ट जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हर एक मतलब कि इंप्लीमेंट किए तो वो ये डील करती है, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर है तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग। यूएसए ने पहली बार क्या है, यूएसए ने एक बार द्वारा इंडिया को अपनी किस लिस्ट में रखा है, विद कि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया भी क्या कर रहा है, करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है और इसलिए उसको मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है, ठीक है। यूएसए हैज वंस अगेन इंक्लूडेड इंडिया इन इट्स मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद पोटेंशियल
क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज एंड करेंसी मैनिपुलेशन। सिंपल बात ये है, यूएसए को जिन जिन पे कंट्री पे डाउट लगता है कि वो करेंसी मैनिपुलेट करता है या फिर वो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज है उसकी अजीब से, तो उन कंट्रीज को क्या कर लेते हैं, लिस्ट में रख लेते हैं और उनकी लिस्ट उनको मॉनिटर करता है। ठीक है, करेंसी मैनिपुलेटर आपको पता है जैसे सबसे बड़ा चाइना है। करेंसी मैनिपुलेटर यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा एक लेबल दिया जाता है किसी भी कंट्रीज को, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के अपनी जो करेंसी है उसको डेप्रिशिएट कर रहा है या अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है। देखो कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डेवलप इसलिए करते हैं सो दैट वो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर सके। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर अगर डेजिग्नेट किया जाता है तो वो उस पर क्या करते हैं, मतलब कि वो ऐसे कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन इससे क्या होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो जाता है और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी ऑफकोर्स उसकी जो थोड़ी सी इमेज होती है वो डाउन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट एंड द जीआई टॉयज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। अभी ये स्टेप इसलिए लिया सो दैट हम इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके, सो दैट वो अपने टॉयज को सेल कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और उनकी प्रोडक्शन और सेल को बढ़ा सके। ठीक है, अभी क्या जो DPIIT है उन्होंने क्या किया है कि आपको जो मतलब कि अगर DPIIT हैज एग्जेम्प्टेड दिस, मतलब कि जो टॉयज और जीआई जो गुड्स हैं, जीआई टॉयज जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको स्टैंडर्ड मार्क की यूज से एग्जाम किया है अंडर लाइसेंस फ्रॉम ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है ईरान की न्यूक्रेंसी। ईरान के जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने अपनी जो मॉनेटरी यूनिट है, जैसे आपकी अभी रुपी है तो आपकी रुपी की तो नाम रुपी ही है ना, लेकिन जो ईरान की जो पहले करेंसी का नाम रियाल था उसको चेंज कर दिया टू द पॉपुलरली नोन टोमन से। अभी जो एक टोमन की जो वैल्यू होगी वो पहले कितने थी, मतलब कि इतनी हुई कि 10,000 रियाल्स के बराबर होगी अंडर द न्यू सिस्टम। फाइन, इराक तो भाई चेंज करता रहता है, ईरान चेंज करता रहता है करेंसी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018 से 19। ठीक है, रिसेंटली क्या जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसको रिलीज किया किसके द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, सो यू शुड नो। ठीक है, NSSO के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, इस सर्वे को हम देखते हैं 2017 में NSSO ने ये डाटा को इस सर्वे को लॉन्च किया था सो दैट हम ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर को एस्टिमेट कर सके, मेनली कौन कौन से, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में कितना है। ठीक है, अब आपको ये तीनों की तीनों टर्म्स थोड़ा समझ लेनी चाहिए। देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होता है कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो अभी लेबर फोर्स में इंडल्ज है, मतलब कि वो लोग जो वर्किंग हैं भी और वो काम ढूंढ भी रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं, वो पॉपुलेशन। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन में ये देखते हैं, सिर्फ हम वो देखते हैं जो लोग ओनली एम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड में हम वो देखते हैं जो पर्सन अभी अनएम्प्लॉयड है। फाइन, मतलब कि सिंपल बात ये है कि आप 100 लोग हैं अगर आपकी कंट्री में, तो 100 लोग में से ऐसा है कि मतलब अगर 60 लोग ऐसे हैं जो मतलब कि वर्कर्स भी हैं और इसमें से काम ढूंढ भी रहे हैं और काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन 40 लोग ऐसे हैं जो खुद ही नहीं करना चाहते, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेंड आपने देखा होगा फीमेल, वो पढ़ लिख ली लेकिन वो नहीं करे क्योंकि वो करना ही नहीं चाहिए, तो उनको हम लेबर पार्टिसिपेशन में नहीं गिनेंगे। ठीक है, इसमें बोला जो करना चाहता है और वो ढूंढ रहा हो, ठीक है, नहीं मिल रहा वो बात अलग है। ठीक है, तो 60 क्या होगा उसका लेबर फोर्स। अब इसमें क्या है, वर्किंग कौन करे, वर्किंग अगर इसमें 40 वर्किंग है तो इसका जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगा तो वर्किंग होगा, अनएम्प्लॉयड रेट क्या होगा 20 होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आप देख सकते हो, आप इसका थोड़ा प्रोग्रेस देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 2018-19 में 5.8% थी आफ्टर फॉलिंग फॉर 3 क्वार्टर, मतलब पिछले 3 क्वार्टर से लगातार गिर रही थी, तो फाइनली थोड़ा सा बढ़ी थी 5.8%। इसके अलावा रिटेनिंग दिस इन 2019 और इसको रिटेन करना 2019-20 में बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कोविड-19 आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हो 2017-18 में 6.1% था और 2018-19 में 5.8 है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी आप देख सकते हो 2018-19 में कितना है, 17-18 का देखते हैं पहले 36.9 था और पार्टिसिपेशन रेट क्या बढ़ा है आपका। वर्कर पॉपुलेशन भी 34.7 थी, फिर बढ़ी है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ये थोड़ी सी घटी है, पहले 7.8 थी अब 7.7 है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी घटी है, 5.3 थी 5.5 है। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा सा बढ़ा है, 17.5 से 18.6 बढ़ा है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और न्यूज थी दैट इज द टाइम न्यूज सर्वे, जो किसके द्वारा किया जाता है, बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकली ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है, जो इंडिया का पहला टाइम यूज सर्वे को रिलीज किया गया था किस पीरियड के लिए, जनवरी से दिसंबर 2019 के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टाइम यूज सर्वे का, वो क्या करता है, मैन वुमेन और अदर ग्रुप ऑफ पर्संस की पार्टिसिपेशन को मेजर करता है पेड या अनपेड एक्टिविटी में। ठीक है, देखो जैसे वुमेन है, वुमेन अगर घर का काम करती है, ठीक है, वो अगर अनपेड एक्टिविटी है लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी लेबर कोड, हम काफी बार पढ़ते रहते हैं लेबर कोड। अभी के पार्लियामेंट ने 3 लेबर कोड बिल को क्या क्या पास किया, एक तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, दूसरा है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सॉरी पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, फाइन, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और थर्ड है
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, चलिए आप एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन 2020। देखो इसमें क्या किया हमने, जो 3 लॉज हैं इनको कंबाइन कर दिया, सब्सम कर दिया। पहला है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सेकेंड है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, अभी इस कोड के अंदर मेजर प्रोविजंस की सबसे पहले क्या, इसमें वर्कर्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया, और वर्कर में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आप हायर किया जाता है या रिवार्ड किया जाता है, इसमें उन पर्सन को एम्प्लॉय इन इट एक्सक्लूड पर्सन एम्प्लॉयड इन अ मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव। सिंपल बात ये, इसमें जो वर्कर्स की जो डेफिनेशन है उसमें बोले जिसको आपने हायर किया हो या रिवॉर्ड किया, इसमें वो पर्सन नहीं है जो मैनेज कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, और इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी विद वेजेस एक्सीडिंग रुपीज, मतलब कि जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये से ज़्यादा है, उसको हमने वर्कर की डेफिनेशन में नहीं निकाला। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सुपरवाइजर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो वो सब वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, वर्कर की डेफिनेशन में सिर्फ वही लोग आएंगे जिसको आपने हायर किया या रिवार्ड किया, मतलब कि ऑफकोर्स जिनकी जो तनख्वाह है वो 18,000 से कम है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, जितनी भी जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 300 वर्कर या उससे ज़्यादा है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन मैटर्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर्स को प्रिपेयर करना होगा। जैसे अपने वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं उनको क्लासीफाई करना होगा। मैनर ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर्स अबाउट, मतलब कि आप किस हिसाब से हर एक वर्कर को इन्फॉर्म करोगे कि आपके कितने वर्कर्स होंगे, हॉलीडे, पेड वेजेस, आपको सब डिफाइन करना होगा। उनको आपको टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको लग रहा है कि इस बंदे को अनएम्प्लॉयड करना है, मतलब कि इसकी जॉब खत्म करनी है, जो भी है, अगर आपको लगता है उसको निकालना है, तो आपको उसके टर्मिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने उसको टर्मिनेट क्यों किया। ठीक है, और ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जितनी भी फॉर्म्स हैं जिनके पास 300 वर्कर से ज्यादा है, उन्हें ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज करो कोई कंपनी बंद होती है, कोई इंडस्ट्री है, अगर वो क्लोज होती है या फिर टेम्परेरी बंद हो रही है, तो उसको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि देखो इसलिए जुड़ी है, जिन एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि इंडस्ट्रीज में एटलीस्ट 300 वर्कर्स। अब एक बात बताओ, अगर वो एकदम से बंद होगी तो 300 वर्कर्स की रोजी रोटी पे तो लात पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर वो जिसमें 300 वर्कर्स कम से कम है, तो उससे पहले गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो क्लोज करी या फिर वो टेम्परेरी बंद कर रही है। फाइन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें पावर है कि वो अलाउ करती है ओनली टू अलाउ एन इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड थ्रू द नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी क्या है इसके अंदर, निगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल। इसके अलावा एक सोल निगोशिएशन यूनियन होगा। ठीक है, अगर इफ देयर आर मोर देन वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स फंक्शनिंग इन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि अगर सपोज करो कोई एक इंडस्ट्री है, उसमें अगर एक ट्रेड यूनियन है, एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वर्कर्स की, तो उस ट्रेड यूनियन में 51% वर्कर्स उसके मेंबर होने चाहिए, वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सोल यूनियन। मतलब कि फाइन, मतलब कि अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसमें एक ट्रेड यूनियन है, लेकिन उस ट्रेड यूनियन में उसी के 51% वर्कर्स एटलीस्ट उसके मेंबर होने चाहिए, तभी उसको सोल निगोशिएशन यूनियन माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक निगोशिएशन काउंसिल होगी। इन केस अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है एज ए, मतलब कि वो सोल निगोशिएशन यूनियन बनने के लिए, तब तो एक निगोशिएशन काउंसिल को बनाया जाएगा, जिसमें कुछ क्या होगा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20% वर्कर्स उसके मेंबर होंगे। मतलब सिंपल बात ये कि अगर तो ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसमें उसके 51% वर्कर्स मेंबर हैं, तो ठीक है, बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एक निगोशिएशन काउंसिल होंगे जिसमें एटलीस्ट उसके 20% जो वर्कर्स उसके मेंबर होने चाहिए। ठीक है, एक होगा ट्रिब्यूनल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसको वो सेटलमेंट करेगी। हर एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होना चाहिए। इसमें क्या, इस कोड में क्या क्या डिस्प्यूट्स को क्लासीफाई किया इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सिंपल बात है, अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है, वर्कर को लगता है कि उसको ड्यूटीज का, मतलब कि अगर कैसे कर रहा है, उसको डिसमिस क्यों किया या फिर उसको टेम्परेरी निकाला है, कैसा भी उसको सर्विस से क्यों टर्मिनेट किया, तो इस हिसाब से कोई डिस्प्यूट है उस हिसाब से क्लासीफाई किया। इन केस ऑफ अगर डिस्प्यूट ऐसे है रिलेटिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, अगर आप किसी वर्कर को बिल्कुल टर्मिनेट कर रहे हो, उस इंडस्ट्री से सस्पेंड कर रहे हो, तो वर्कर क्या कर सकता है, उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, मतलब जिस दिन से उसको निकाला है उसके विद इन 45 डेज इस ट्रिब्यूनल में क्या करता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, सो दैट अगर उसको लगता है डिस्प्यूट है तो वो उसको रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक होता है रीस्किलिंग फंड, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी आपने किसी भी इंडस्ट्री में अगर वर्कर्स को हायर किया गया है, तो आपको इंडस्ट्री की खुद की वो है कि आपको अपने वर्कर्स को रीस्किल करना चाहिए। फाइन, मतलब कि अगर आपने उन जॉब्स के लिए अगर उनको फायर कर दिया, तो आपकी ड्यूटी है कि हमें कुछ वर्कर्स को क्या करना चाहिए, रीस्किल करना चाहिए। और इसके लिए जो अगर आपको फंड चाहिए वो आपको मिला जाएगा मेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अमाउंटिंग टू द 15 day wages loss prone by the work immediately before the retrenchment along with the contribution from such others। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है कुछ और रिलेटेड न्यूज से जो न्यूज में जरा हम देख लेते हैं। इसके अलावा क्या, ड्राफ्ट IRC रूल्स हैव बीन फॉर्म्ड टू इंश्योर टाइम बाउंड परमिशन फॉर कंपनीज टू रिट्रेंच
ले ऑफ और शट इट्स बिजनेस। सिंपल बात ये कि कुछ न्यू रूल्स आए हैं जिसमें अगर कोई कंपनी मतलब कि बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है या टेम्परेरी हो रही है, रेनोवेट हो रही है, तो उसके आप टाइमली मैनर में क्या करो, परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बोला ना प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसमें भाई बोले कि वो इंडस्ट्री जिनके पास एटलीस्ट 300 वर्कर्स हैं तो उन्हें पहले सेंटर से परमिशन लेने की एटलीस्ट 15 दिन एडवांस में, अगर वो ले ऑफ कर रही है मतलब कि अगर वो मतलब कि टेम्परेरी बंद कर रही है, 60 डेज फॉर रिट्रेंचमेंट और 90 दिन के उनको पहले ही क्या करना पड़ेगा, एडवांस नोटिस करना पड़ेगा अगर वो बंद करिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा है, अगर गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिड्यूस द इन्फॉर्मेशन सोर्ट फ्रॉम द रिड्यूसर एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑन द लीव। ठीक है, सिंपल बात है, अगर जो भी एम्प्लॉयर है फाइन लाइक जो काम कर रहा है तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए तो गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करिए, प्रोपोजेस एस्टेब्लिश। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हर एक इंडस्ट्री में रीस्किलिंग फंड को एस्टेब्लिश करना चाहिए फॉर रिट्रेंच वर्कर्स, जहाँ पे वर्कर्स विल गेट मनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर रीस्किलिंग विद इन द 2 months ऑफ बीइंग रिट्रेंच्ड। मतलब कि एक सेकेंड, यस सिंपल बात ये देखो, इस ले ऑफ का मतलब क्या, टेम्परेरी बंद करो। रिट्रेंच का मतलब क्या हो रहा है कि जो वो कंपनी है ना, पर्टिकुलर जो एस्टेब्लिशमेंट है तो वो घाटे में चल रही है, जिस वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम कर रही है या फिर जो अपने एक्सपेंसेस है वो कम कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये कि एक इसमें क्या होगा, एक रीस्किलिंग फंड हम एस्टेब्लिश करेंगे। रिट्रेंच्ड वर्कर, रिट्रेंच वर्कर्स क्या मतलब कि उन वर्कर्स के अगर हमने वेजेस घटाए हैं क्योंकि उनके पास उतने स्किल्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या है उन वर्कर्स को अपनी मनी इलेक्ट्रॉनिकली मिल सके फॉर रीस्किलिंग विद इन द 2 months ऑफ बीइंग रिट्रेंड। मतलब कि अगर आपने सपोज उनको 2 months के लिए क्योंकि रीस्किल दिया तो दो मंथ बाद जब तक वो रीस्किल हो गया तो 2 months उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन होंगे रिलेटेड टू नोटिस फॉर स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है, लॉकआउट कर रहा है या परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, क्लोजर ऑफ यूनिट, कॉन्सिलेशन ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन, वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को सभी रूल्स को फाइनलाइज करने पड़ेगा फॉर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और निगोशिएटिंग काउंसिल फॉर ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस कोड में हमने 9 लॉज को क्या किया था, सबसम कर दिया था। दैट इज द, इसमें जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड सिक्योरिटी एक्ट 2000 है। इस तरह के 9 लॉज हैं जिसको हमने क्या किया, रिप्लेस करके एक नया लॉ बना दिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस कोड के मेजर प्रोविजंस क्या, एप्लीकेबिलिटी क्या। ये कोड किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जिसका जो साइज है वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस साइज को नोटिफाई किया जाएगा वो सब एस्टेब्लिशमेंट इस कोड के अंडर एप्लीकेबल होगी। सोशल सिक्योरिटी फंड, ये कोड बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फंड को सेटअप करेगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। हमने आपको बताया हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो 10 जहाँ पे वो फर्म होती है जहाँ पे 10 बंदों से कम काम होते हैं। ठीक है, कम लोग काम करते हैं। ठीक है, गिग वर्कर्स जैसे वो इंटरनेट या प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे ऑनलाइन वो जो ऑनलाइन वो है ना मतलब कि कंपनीज उनके थ्रू काम करते हैं, जैसे जोमेटो बॉय हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, तो ये सब होते हैं गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लोगों के लिए फंड क्या करेगी, सेटअप करेगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी एक क्या करेगी, सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड क्या करेगी, सेटअप करेगी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है जिसमें आप क्या करते हो, मतलब आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन का एक प्रोविजन है जिसमें कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, एक प्लेटफॉर्म वर्कर अपने आप को खुद सेल्फ रजिस्टर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे। एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब वो अब 3 कैटेगरी मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन 3 कैटेगरी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे और हम उनके कुछ स्कीम्स रिकमेंड करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मतलब इसमें जो बोर्ड होगा इसमें जो 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। एक डायरेक्टर जनरल होगा ESIC का और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसका, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इस स्कीम से कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जो स्कीम होगी वो गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के होंगे। इसको फंड किया जाएगा थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीगेटर। सिंपल बात है कि इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा आएगा उनको कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इवन एग्रीगेटर के द्वारा। ठीक है, अब इनके डेफिनेशन में कुछ चेंज किया है। इसमें क्या है, दिस इंक्लूड एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन, मतलब कि हमने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन एक्सपेंड किया है। एम्प्लॉइज में हमने वर्कर्स को भी किया, जो हम वर्कर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्लॉय करते हैं उनको भी इंक्लूड किया। हमने इसमें इंटरसेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को भी इंक्लूड किया फ्रॉम अनदर। इसमें हम प्लेटफॉर्म वर्कर को इंक्लूड करके टू एडिशनल कैटेगरी ऑफ सर्विस और एक्टिविटीज में हमने क्या किया, ऐड किया ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन टू इंक्लूड फर्म्स, वेब बेस्ड सीरियल्स, टॉक शोज, रियलिटी शोज एंड स्पोर्ट्स, इस सब में भी हमने इनको इंक्लूड किया। ठीक है, इसके अलावा टर्म्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएटी ऑफ द जर्नलिस्ट, इस कोड में क्या किया, जो ग्रेजुएटी पीरियड है उसको रिड्यूस करके 5 साल से 3 साल कर दिया जो जर्नलिस्ट अभी वर्किंग है।
कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज भी है। इसमें क्या जो पेनल्टीज है, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस की जो पेनल्टीज थी उनको चेंज किया। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट था फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्म, अगर कोई इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो अगर मतलब कि अगर आप किसी इंस्पेक्टर की ड्यूटी को आप बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट पहले मिलती थी 6 मतलब कि 1 साल मिलती थी, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया 1 साल से 6 महीने। ठीक है, तो कुछ जो पेनल्टीज थे उसको क्या करा चेंज किया। इसके अलावा कुछ एडिशनल पावर्स दिए ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। इस कोड ने क्या किया न्यू क्लोज प्रोवाइड किया जो एप्लीकेबल होगा इन द केस ऑफ एपिडेमिक। ठीक है, जैसे कोरोना आया लोगों ने क्या किया सब अपने वर्कर्स को निकाल ही दिया। ठीक है, तो उन लोगों की मतलब की सिक्योरिटी के लिए एक एपिडेमिक के केस में एक न्यू क्लोज ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को अंडर पीएफ उसको रिड्यूस कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 मंथ्स इन द केस ऑफ पैंडेमिक, एंडेमिक और नेशनल डिजास्टर। फाइन, नेक्स्ट है इट इज अ कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या 13 एग्जिस्टिंग जो एक्ट्स हैं उनको सब्सम किया जो हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन से रेगुलेट करते थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट 1972। ठीक है, अब मेजर प्रोविजंस क्या है इसके अंडर, सबसे पहले क्या है कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी कवरेज को क्या है थोड़ा इंक्रीज किया। फैक्ट्री, इसमें फैक्ट्री को डिफाइन किया एनी प्रेमिस जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो वहाँ पे कहते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है मेनली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, तो फैक्ट्री में कोई भी ऐसी एंटिटी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है और अगर उसमें 20 वर्कर से ज़्यादा है और अगर वहाँ पे प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी की जाती है, अगर 40 वर्कर्स है और अगर वहाँ पे कैरी आउट हो जाती है पावर, विदाउट पावर अगर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो वो सब एंटिटीज इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, इसके अलावा वो एस्टेब्लिशमेंट जो हजार्डस एक्टिविटी में एंगेज है, जैसे वो सभी एस्टेब्लिशमेंट जो ऐसी एक्टिविटी हजार्डस एक्टिविटी में है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर, चाहे उसमें 10 वर्कर्स क्यों ना हो 5 वर्कर्स क्यों ना हो, सभी वो एस्टेब्लिशमेंट इसमें कवर होंगी अगर वो कुछ हजार्डस एक्टिविटी में इंक्लूड हो। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्कर्स, ये कोड उन सभी एस्टेब्लिशमेंट या उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे लागू होगा जिसमें 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं। ठीक है, ऑन एनी डे इन द लास्ट, पिछले एक साल में अगर उसने 50 या एक वर्क उससे ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया हो, ठीक है, उन सब एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई होगा इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट करती है कोर एक्टिविटीज में जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन है। इसके अकॉर्डिंग इसमें नॉन कोर एक्टिविटीज की लिस्ट को भी डिफाइन किया गया है जिसमें 11 वर्क को डिफाइन किया, जैसे सैनिटेशन वर्कर, सिक्योरिटी सर्विसेज, एनी एक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। तो इन सब एक्टिविटीज को भी क्या किया है इसमें कवर किया गया और इन सब वर्कर्स को क्या हुआ है ये सब कोड के अंदर कॉम्प्लाई किया जाएगा। ठीक है, वर्क आवर्स एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, डेली वर्क आवर लिमिट फिक्स की गई है 8 आवर्स पर डे। एम्प्लॉयमेंट वुमेन, इसमें बोला कि वुमेन को आप एम्प्लॉय किया जाओगे फ्रॉम एनी ऑल टाइप्स ऑफ वर्क में। इन केस अगर हजार्डस या डेंजरस ऑपरेशन है तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं एम्प्लॉयर को एडिक्वेट सेफगार्ड्स मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर वो वुमेन को हायर कर लिए तो उसको एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करना होगा। एग्जामिनेशन क्या है, ये कोड स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो किसी भी न्यू फैक्ट्री को एग्जाम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कोड। ठीक है, क्योंकि न्यू फैक्ट्री खड़ी है तो उसको अगर वो थोड़ा उसको ग्रो अप होना है तो किसी भी न्यू फैक्ट्री को इस कोड के प्रोविजन से एग्जाम्प्ट कर सकती है सो दैट वो और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिव बन सके और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अभी क्या है इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डिफाइन किया एनी पर्सन जो अपने घर से मूव करता है टू अनदर स्टेट या फिर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे रहता है और उसकी अर्निंग 18,000 से ज़्यादा है या फिर उससे ज़्यादा है विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिट्स क्या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इंक्लूड, मतलब कि वो क्या करेंगे जो पीडीएस सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को उसके बेनिफिट को ऑप्शन कर सकते हैं आइदर इन द नेटिव स्टेट और द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी पढ़ चुके हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चल रही है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं वो उनके पास बेनिफिट्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अंडर द बिल्डिंग एंड अंडर अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड इन द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं वो सेम वर्कर जिनके पास मतलब कि अगर सपोज आप अगर आप बिहार से हरियाणा में आए हो लेकिन हरियाणा के वर्कर्स के पास जो जो बेनिफिट है आप सेम बेनिफिट आपको उठाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस कोड ने रिमूव कर दिया द प्रोविजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस विच वाज देयर इन 2019, मतलब 2019 के बिल में डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का प्रोविजन था तो इस कोड ने उस प्रोविजन को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। सिंपल ये बात है अगर कोई इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है जब आप उसको रिक्रूट करते हैं तो आप क्या करते थे उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देते थे जो नियरली उसके मंथली वेज के 50% के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी उस क्लोज को क्या करते हैं रिमूव कर दिया। इसके अलावा एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का डाटाबेस बनाया जाएगा। इसमें क्या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी इंटरस्टेट माइग्रेंट के डिटेल्स को क्या करेगी मेंटेन करेगी और क्या करेगी रिकॉर्ड करेगी पोर्टल पे सो दैट माइग्रेंट वर्कर क्या कर सके खुद को रजिस्टर कर सके ऑन द पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड द अदर।
इसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी फंड होगा जो हम यूज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, ठीक है। इसके में क्या है, जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा फ्रॉम द सर्टेन पेनल्टीज अंडर द कोड, उसको इस फंड के द्वारा क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखो सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा कहाँ से आएगा, वही अगर पेनल्टी लगा के, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या यूज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और खास सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, इस सोशल सिक्योरिटी फंड में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो लेबर कोड है, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसमें हमने क्या क्या किया, सब सम ये किया जो हम पढ़ चुके हैं, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयमेंट वाला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। सर्टेन प्रोविजन अमेंडमेंट कहाँ किया, हायरिंग एंड फाइलिंग लॉज को ईज कर दिया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगली बैक कर दिया, नॉर्म्स को हमने टाइटन किया सो दैट यूनियंस को लोग फॉर्म कर सके, ठीक है। इम्प्लीकेशंस क्या, अब इजीली आप हायर कर सकते हो, फायर कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज कर सकते हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जॉब्स लेने, ठीक है। अभी एक तरह का समराइज कर दिया। लेबर कोड और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर में क्या हमने नो लॉज को सक्षम किया, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका प्रोविजंस क्या है, मेनली हम क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी को प्रपोज करेंगे स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, और एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। इससे क्या होगा, 40 करोड़ ऑर्गेनाइज वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा। और इसमें हम क्या है, ईपीएफ और ईएसआईसी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट मतलब कि ना प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको ओपन अप करेंगे फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में 13 लॉज को हमने सक्षम किया जो पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा, हम वुमेन को भी फिक्स टर्म मतलब कि इसके में प्रोविजन है वुमेन के लिए, फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी। इसके अलावा इसमें सर्टेन क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन है, चाहे फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। इससे क्या होगा, हम यूनिफॉर्म हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन सबको प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ऑल, ठीक है। वर्क आवर्स हम डिफरेंट क्लासेस के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए नोटिफाई करेंगे, कौन, सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आएगा, आई होप आपको इतना समझ आएगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम ड्राफ्ट कोड ऑन वेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।